तो देखो हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड, उसमें हमने पढ़ा अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत में हमने कक्षकों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा संकरण। संकरण में हमने यहाँ पे इनके लिए जो तरंग फलन होती है उसको संयुक्त रूप से किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है वो देखा। उसके बाद हमने एसपी संकरण के लिए तरंग फलन का मान जो निकालते हैं किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने sp2 संकरण पढ़ा और उसमें तो उसके लिए तरंग फलन का मान हमने निकाला। और अब आज हम पढ़ेंगे sp3 संकरण के लिए तरंग फलन। जो sp3 संकरण है उसके लिए जो तरंग फलन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी ऐसा कोई खास नहीं है, वही जिस प्रकार से हमने sp और sp2 संकरण के लिए निकाला था उसी प्रकार से यहाँ पर sp3 संकरण के लिए हम निकालेंगे। सबसे पहले बात करें हम कि sp3 संकरण किसे कहेंगे। sp3 संकरण क्या होता है। sp3 संकरण कि जब एक ही परमाणु के बाह्यतम कोश की, कोई भी परमाणु हो गया उसके बाह्यतम कोश के 1 s और 3 p कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके कितने 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। वो कौन सा संकरण कहलाता है हमारा sp3 संकरण कहलाता है। जब 1 s और 3 p कक्षक, अब 3 p की बात करें तो तीनों आ जाएंगे, p के px py और pz, तीनों p कक्षक जो अपनी ऊर्जाओं का पुनः वितरण करके क्या करते हैं 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। तो कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं इसमें। एक तो हो गया हमारा s कक्षक, एक हो गया px, एक हो जाएगा py और एक pz। p के 3 कक्षक है ना, 3 हो जाएंगे। तो देखो कितने 1 2 3 और 4, कितने हो गए 4। और चारों कौन से sp3 संकरित कक्षक, कितने 4 नए sp3 संकरित कक्षकों का यह निर्माण कर लेते हैं। यदि हम संकरण में भाग लेने वाले जो परमाणु कक्षकों के लिए जो तरंग फलन है, जो संकरण में भाग ले रहे हैं s px py pz, इनके लिए जो तरंग फलन है वो क्या मान लें साई s के लिए क्या हो जाएगा साई s, px के लिए क्या हो जाएगा साई px और py के लिए क्या हो जाएगा साई py और pz के लिए क्या हो जाएगा साइन pz। ठीक है, इनके लिए हमने तरंग फलन ये सबको पता है, इस प्रकार से लिख रहे थे। अभी sp पढ़ा sp2 पढ़ा सब में। तो ये क्या मान लिए जाए तो संकरण के पश्चात प्राप्त होने वाले संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलनों के जो समीकरण थे हमने व्यक्त कर रहे थे ना, sp में किया। sp में कितने दो थे, एक 2 प्रकार से व्यक्त किया। sp2 में कितने 3 प्रकार से व्यक्त किया। अब यहाँ पे कितने कक्षक हो गए 4, तो कितने प्रकार से 4 प्रकार से आपस में देखो यहाँ पे 4 प्रकार से हो जाएंगे। तो देखो समीकरणों द्वारा इनको व्यक्त किया जाए तो पहला है हमारा साई sp3, साई sp3 कौन सा पहला क्या हो जाएगा बराबर साई s1, साई प्रायिकता गुणांक भी लगाना है हमें। तो प्रायिकता गुणांक क्या हो जाएगा a1 साई s, a1 साई s प्लस b1 साई px प्लस c1 साई py प्लस d1 साई pz। ये तो हो गया पहली समीकरण दे दो इसे समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरे के लिए क्या हो जाएगा साई sp3 2 बराबर a2 साई s प्लस b2 साई px प्लस c2 साई py प्लस d2 साई pz। समीकरण 2। तीसरा साई sp3 a3 साई s प्लस b3 साई px प्लस c3 साई py प्लस d3 साई pz। समीकरण 3। चौथा है साई sp3 4 बराबर a4
साइन एस प्लस बी फोर साइन पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी वाई प्लस डी फोर साइन पी जेड। ये हो गई हमें समीकरण 4। तो हमारे पास कितनी 4 समीकरण है, 4 प्रकार से इस प्रकार से आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चारों समीकरण होगा। तो देखते हैं अब आगे। अब अगर हम देखें, माना जो प्रथम sp3 संकृत कक्षक, जो sp3 संकृत कक्षक बनेगा प्रथम हमारा, यहाँ पे संकरण में भाग लेने कौन कौन से, x पी वाई पी जेड, एक तो s हो गया और 3 p हो गए, p के कौन कौन से, पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब पहला जो sp3 संकृत कक्षक बनेगा, पहला sp3 संकृत कक्षक बने रहा है, तो उसमें जो संकृत कक्षक जो जेड है, कौन सा, ये वाला जेड, तो जेड है ये एक्स अक्ष के जेड, जो संकृत कक्षक है sp3 में जो जेड अक्ष के अनुदिश अभिविन्यासित रहता है। पहला जो संकृत कक्षक होगा वो जेड अक्ष के अनुदिश अभिविन्यासित रहेगा। जैसे यहाँ पे इनमें संकरण करा, ये जेड अक्ष होगी और एस हो गया, तो ये जेड अक्ष, ये जेड अक्ष, तो इसके अनुदिश रहेगा ये। तो जो पहला sp3 संकृत कक्षक है वो किसके अनुदिश है, जेड अक्ष के अनुदिश है, अभिन्यासित रहता है। अतः जो इस संकृत कक्षक की हम बात करें तो इस संकृत कक्षक में जो पी वाई और पी एक्स है, पी वाई पी एक्स और पी वाई है, इनका योगदान है क्या, दोनों कक्षकों का। जो पहला कक्षक बन रहा है हमारा वो किसके अभी किन दो से, साइन एस और साइन पी जेड, इन दोनों का योग हो रहा है और पहला संकृत कक्षक का निर्माण हो रहा है। यानी कि इसमें जो पी एक्स है और पी वाई है इनका कोई योगदान नहीं है। तो इनका योगदान नहीं है तो यहाँ पे अगर हम A1 और B1 है इसको हम क्या मान ले, शून्य मान ले, शून्य मान लेंगे, कोई योगदान ही नहीं दे रहे वह, तो वहां पे इनको दोनों को क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे A1 और B1 को। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जी शून्य हो जाएगा और जो बचेगा यही, सॉरी ये B1 और C1 ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये वाला भाग पूरा ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब साइन sp3 1 बराबर A1 साइन S प्लस D1 साइन PZ। तो देखो माना प्रथम sp3 संकृत कक्षक, माना प्रथम sp3 संकृत कक्षक जेड अक्ष के अनुदिश अभिविन्यासित रहता है। sp3 संकृत कक्षक जेड अक्ष के अनुदिश अभिविन्यासित रहता है। ठीक है, जेड अक्ष के अनुदिश अभिविन्यासित रहता है। अतः इस संकृत कक्षक के निर्माण में जो पी एक्स है और पी वाई है इनका कोई योगदान नहीं होता। अतः इस संकृत कक्षक के निर्माण में पी एक्स व पी वाई का कोई योगदान नहीं होता। अब ये दोनों का योगदान नहीं है तो यहाँ पे जो B1 और C1 है इन दोनों को हम क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। इस कारण इन कक्षकों का जो प्रायिकता वितरण गुणांक इस कारण नहीं होता, इस कारण इन कक्षकों के प्रायिकता वितरण गुणांक जा सकते हैं।
शून्य माने जा सकते हैं, अतः समीकरण एक में b1 बराबर शून्य व c1 बराबर शून्य। तो क्या हो जाएगी समीकरण एक में मान रखेंगे तो साइन sp3 1 बराबर a1 साइन s प्लस d1 साइन जेड। ये हो जाएगा, ये वाला भाग पूरा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आगे हमारे पास समीकरण 5। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो दूसरा sp3 संकरित कक्षक बनेगा वह कहाँ पे अभिविन्यासित रहता है, जो हमारी x अक्ष और z अक्ष है इन पर वह अभिविन्यासित रहता है। x अक्ष और जो z अक्ष है इन पर वह अभिविन्यासित रहता है। तो यहाँ पे जो py कक्षक होगा उसका इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होगा। इसमें जो py कक्षक है हमारा, उसका ये py कक्षक, इसका इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होगा। तो यहाँ पे C2 बराबर हम क्या मान लेंगे, 0। तो आगे इसी प्रकार लिख देना, लाइन लिखना चाहो तो इसी प्रकार दूसरा जो sp3 संकरित कक्षक z एवं x अक्ष में अभिविन्यासित रहता है, अतः इस संकरित कक्षक के निर्माण में जो py कक्षक है उसका कोई योगदान नहीं होता। अब जो py कक्षक कोई योगदान नहीं होता तो प्रायिकता वितरण गुणांक जो C2 है उसको शून्य माना जा सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, समीकरण दो में प्रायिकता वितरण गुणांक C2 बराबर 0 रखने पर, ठीक है, क्योंकि जो कक्षक है वो किसके, एक तो x अक्ष के और एक z अक्ष के अनुदिश अभिविन्यासित है। तो ये गोलाकार होता है, ये सब में रहेगा इसे। तो अब आगे देखते हैं। अब देखो हमने पहला जो यहाँ पे जो पहली समीकरण थी उसमें जो पहला sp3 संकरित कक्षक बन रहा था उसमें तो कौन सा कक्षक जो z अक्ष के अनुदिश जो कक्षक था वह अभिविन्यासित था, उसी के लिए हमने निकाला था, क्योंकि वहां पे जो दोनों कक्षक थे px और py उनका किसी प्रकार का उसमें कोई योगदान नहीं होता sp3 संकरित कक्षक के निर्माण में। तो वो क्या हो गए थे, दोनों px और py शून्य हो गए थे। तो जो यहाँ पे px और py की जो प्रायिकता वितरण गुणांक है b1 और c1 वह क्या मान लिए थे हमने, 0 मान लिए थे। तो हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त होगी थी, जब इसे मान रखा हमने समीकरण एक में, तो क्या प्राप्त होगी, साइन sp3 1 बराबर a1 साइन s प्लस d1 साइन z। इसी प्रकार से जब दूसरा sp3 संकरित कक्षक बनेगा, जब दूसरे sp3 संकरित कक्षक का निर्माण होगा तो जो वो कक्षक है वह कहाँ पे अभिविन्यासित रहता है, x और z जो अक्ष है उन पर वह अभिविन्यासित रहता है। इसके उसमें p जो कक्षक है, py वाला कक्षक है, उसका किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता है। देखो तीन कक्षक, तीन है हमारे x, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो यहाँ पे जो दूसरा कक्षक बन रहा है उसमें किसका योगदान है, एक तो x का है और एक कौन से वाले का है, y z का है। जो ये y कक्षक है इसका किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। तो इस y का जो प्रायिकता वितरण गुणांक है C2 वो क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। तो जो समीकरण दूसरी है हमारी उसमें मान रख देंगे अब ये। तो समीकरण 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 यदि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन sp3 2 बराबर a2 साइन s प्लस b2 साइन px। अब देखो यहाँ पे 0 रख देंगे, ये वक्त तो क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो प्लस क्या हो गया, d2 साइन z। ये आ गया हमारे पास समीकरण 6। समीकरण 6। अब जो समीकरण 5 है उसका हम क्या करेंगे,
जो समीकरण हमें 5 प्राप्त हुई उस समीकरण का वर्ग करके d2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 5 का वर्ग करके d2 के सापेक्ष समाकलन करेंगे। समाकलन करके उस पर जो हमारे दो शर्तें थी, प्रसामान्यकरण और जो एक थी हमारी लंब कोणीयता की, दोनों शर्तों को हम लगाते हैं तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा। समीकरण 5 का वर्ग करके समाकलन करके प्रसामान्यकरण एवं लंब कोणीयता की शर्त लागू करने पर तो ये सारी चीजें हमें पता है किस प्रकार से होगी, निकाल रखा है ना हमने। करने पर तो इसको जब समीकरण 5 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 5 का वर्ग करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a1 प्लस b1 का होल स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a2abc हो जाएगा ये। अब जो प्राप्त हुआ समीकरण उसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और समाकलन करने के बाद किसके सापेक्ष करेंगे, और समाकलन d2 के वर्ग कर d2 के सापेक्ष समाकलन करके, अब d2 के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। देखो समाकलन साइन sp3 d2 हो जाएगा, फिर इसमें निकालेंगे a1 बाहर आ जाएगा, समाकलन साइन s हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन ये d1 तो बाहर आ गया, और जो समाकलन क्या है साइन जेड d2 तो d2 आ जाएगा। और वहां पे फिर हम प्रसामान्यकरण की शर्त लागू करेंगे, देखेंगे जहां पर साइन स्क्वायर वाला आ रहा है तो वहां पे प्रसामान्यकरण साइन 1 साइन 2 बराबर 0 आ रहा है, उसकी जगह तो वहां पे क्या रख देंगे, लंब कोणीयता की शर्त लगा देंगे। इस प्रकार से हम दोनों का निकाल सकते हैं। सारी चीजें हमने देख रखी किस प्रकार से निकाला था हमने, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मान रखते हैं। और वो जो पूरा प्राप्त होगा जब प्रसामान्यकरण 0 1 मान रखे, अब जो a1 d1 है उनको गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पे जो मान आएगा हमारे पास वो आएगा, देखो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्रसामान्यकरण की शर्त लग जाएगी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा d1 स्क्वायर, और बाकी जो बीच का है उस पर सब पे लंब कोणीयता की शर्त लग जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, सारा शून्य हो जाएगा। तो इस डायरेक्ट समीकरण आ जाएगी हमारे पास 7। सारी चीजें हमने जो पहला पढ़ा था एसपी संकरण, उसमें सारा है एक एक चीज, उसको ढंग से कर लेना एक को, बाकी का सारा आसानी से निकाल सकते हो। एक पढ़ लेना जिसमें तीनों का आसानी से निकाल सकते हो। इसी प्रकार जो समीकरण 6 का भी हम क्या करेंगे, वर्ग करके और जो टो के सापेक्ष समाकलन करके प्रसामान्यकरण की शर्त लागू कर देंगे, प्रसामान्यकरण और लंब कोणीयता की। तो आप इसे लाइन लिखो, समीकरण 6 का वर्ग करके d2 के सापेक्ष समाकलन कर प्रसामान्यकरण एवं लंब कोणीयता की शर्त लागू करने पर
तो इसका भी देखो वर्क करेंगे, समीकरण 6 तो इसका वर्क करेंगे, ये सारा सारा उसका वर्क करेंगे, तो यहाँ पे वही वर्क करेंगे, फिर डिटो के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, समाकलन करके प्रसामान्यकरण 1 होगा तो जहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे, लंब कोणीयता में 0 से गुणा कर देंगे। तो ठीक है, सारी चीज सोल्व करके जब मान प्राप्त होगा होगा 1 बराबर a2 है ना, तो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का d2 है ना, d2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये होगी समीकरण 8। समीकरण 8। इसी प्रकार जो समीकरण 3 थी उससे हमें प्राप्त हो जाएगा a3 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, a3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी आगे 0 1 आएगा, पहले 1 sp3 लिखते हैं ना आगे, तो उसके लिए हो जाएगा 1 बराबर a3 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर। ये होगी समीकरण 9। समीकरण 9। अब जो समीकरण 9 आए उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ तक हो गया वर्क करके कर लिया, अब आपस में समीकरणों को गुणा करते हैं, हम समीकरणों को गुणा करके उनका समाकलन करेंगे और उनका समाकलन करके उस पे प्रसामान्यकरण और लंब कोणीयता की शर्त लगाते हैं। तो देखो क्योंकि बार बार गुणा वगैरह तो कर नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा फिर तो अपना, इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता वहां पेपर में। तो मान जो है एक बार ध्यान रखो भाई किस प्रकार से निकालते हैं, रख दो मान। तो देखो समीकरण समीकरण 5 इंटू समीकरण 5 को समीकरण 6 से, समीकरण 6 से गुणा करेंगे। अब गुणा करके किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, वही टो के सापेक्ष गुणा करके टो के सापेक्ष समाकलन कर कौन सी दो शर्तें हैं, प्रसामान्यकरण एवं लंब कोणीयता की शर्त लागू करने पर तो पहले तो समीकरण 5 और 6 दोनों थी हमारी, उनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उनका गुणा करके जो डिटो है उसके सापेक्ष समाकलन करेंगे और समाकलन करके उस पर प्रसामान्यकरण और लंब कोणीयता की शर्त लगाएंगे। तो जो समीकरण आएगी हमारे पास हो जाएगी, लंब कोणीयता की शर्त लगेगी इस पे, तो 0 बराबर a1 a2 जो है प्रायिकता गुणांक इन पे लगेगी प्रसामान्यकरण और प्लस d1 d2 हो जाएगा प्रसामान्यकरण की शर्त से दोनों। ये हो गया हमारे पास समीकरण 10। समीकरण 10। इसी प्रकार से समीकरण 5 को समीकरण 3 से कर देंगे। इसी प्रकार समीकरण 5 इंटू समीकरण 3 को गुणा किया, गुणा करके टो के सापेक्ष, वही टो के सापेक्ष समाकलन करेंगे और समाकलन कर क्या लगाएंगे, प्रसामान्यकरण एवं
लंबकोणीयता की शर्त लागू करने पर तो देखो, जब इस पे प्रसामान्यीकरण गुणा करके समाकलन करके डीटो के सापेक्ष और हम क्या करेंगे, प्रसामान्यीकरण और लंबकोणीयता की शर्त लागू करेंगे, तो जो समीकरण है वो आ जाएगी हमारे पास 0 बराबर a1 a3 प्लस d1 d3। ठीक है, यहां तक का ये होगी समीकरण 11। समीकरण 11। अब देखो 5 से 6 को कर लिया, 5 से 3 को कर लिया, कौन सी बची, 4 बच गई ना, तो उसको भी कर दो। इसी प्रकार समीकरण 5 × 4, बाकी सारी चीजें वही है। टो के सापेक्ष से समाकलन करके प्रसामान्यीकरण और लंबकोणीयता की शर्त लागू करने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 बराबर a1 a4 प्लस d1 d4। और लास्ट है हमारी समीकरण 6 को इसी प्रकार समीकरण 6 को किससे, समीकरण 3 से, समीकरण 6 को समीकरण 3 से गुणा करके टो के सापेक्ष समाकलन करके प्रसामान्यीकरण व लंबकोणीयता की शर्त लागू करेंगे, तो ये जो समीकरण है हमें प्राप्त हो जाएगी 0 बराबर a2 a3 प्लस a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस d2 d3, b2 b3 प्लस d2 d3। समीकरण ये 12 होगी थी ना, ये 13। अब 3 से कर ली समीकरण, 4 से भी करते हैं इसको गुणा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसी प्रकार समीकरण 6 इंटू समीकरण 4 गुणा करके टो के सापेक्ष समाकलन करके प्रसामान्यीकरण व लंबकोणीयता की शर्त लागू करेंगे इस पे। ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर a1 a4 b2 सॉरी a2 b4 b2 b4 प्लस d2 d4, a2 a4 प्लस b2 b4 प्लस d2 d4। क्योंकि यहाँ पे जो पी वाई था वो क्या है, शून्य, इसमें भी वो शून्य था। ये होगी हमारी समीकरण 14। समीकरण 14। इसी प्रकार समीकरण 3 इंटू समीकरण 4 को गुणा करके टो के सापेक्ष समाकलन करके प्रसामान्यीकरण व लंबकोणीयता की शर्त लागू करने पर तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर a3 a4 प्लस a3 a4 प्लस b3 b4 b3 b4 प्लस c3 c4 प्लस d3 d4। समीकरण 15। अब देखो
A1 की बात करते हैं हम पहला, A1 A2 A3 A4। A1 जो कक्षक जो S कक्षक होगा, S कक्षक के लिए जो प्रायिकता गुणांक A1 मान रहे हैं हम, तो अब देखो यहाँ पे S कक्षक जो होगा वह क्या होता है, गोलाकार रहता है। और गोलाकार रहता है तो सारे जो कक्षक होंगे Px Py और Pz सब पे क्या रहेगा, समान रूप से वितरित रहेगा वो। तो सबके लिए जो मान है उसका S कक्षक का वो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि सबके लिए क्या हो जाएगा, समान रहेगा, सब समान रूप से वितरित रहेगा एक्स कक्षक, क्योंकि उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। गोलाकार होने के कारण सारे चारों ओर समान रूप से वितरित और चारों ओर समान रूप से वितरित, तो जो सारे कक्षक उसके प्रायिकता गुणांक A1 A2 A3 A4 सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो सबके लिए मान है वो भी क्या हो जाएगा, उसका बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो कितने चार हो गए, तो क्या हो जाएगा 1/4। इस सारों के लिए मान आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्कोर A1 A2 A3 A4 को आधा कर सकते हैं इसका। यहाँ पे इन पे A1 स्क्वायर B A2 स्क्वायर B स्क्वायर रहेगा ना, तब होगा, क्योंकि हमने समीकरण इसी रूप में प्राप्त की थी। तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 क्या हो जाएगा, अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, इस पे रूट लगेगा तो एक का तो एक आ गया, और चार का कितना हो जाएगा, √4 कितना हो जाएगा 2। तो 1/2 आ जाएगा इसका मान। यह आ गया हमारे पास समीकरण 16। समीकरण 16 समीकरण 16। अब समीकरण जो 7 थी, समीकरण 7 में A1 का मान रखने पर समीकरण 7 में A1 का मान रखने पर, तो समीकरण 7 क्या है, समीकरण 7 क्या है, 1 बराबर A1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, यही है समीकरण 7। 1 बराबर A1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, तो जो यह A1 है उसका मान रख दो, कितना आ रहा है A1 का मान 1/2। तो 1 बराबर A1 की जगह क्या रख देंगे, 1/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 प्लस क्या है D1 का स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर ज्ञात क्या कर लेंगे इससे, D1 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, और इसको इधर भेजेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, 1/4 क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे 4 लसर लेंगे, 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 में 4 का 1 बार, तो 1 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 लिख सकता हूँ डायरेक्ट मान। यहाँ पे D1 स्क्वायर का मान कितना आ गया हमारे पास 3/4, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा D1 बराबर √3/4। तो यहाँ पे D1 बराबर √3/4 हो जाएगा, तो 3 तो √3 में ही रहेगा, और 4 रूट का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे D1 बराबर क्या हो गया √3/4। तो यहाँ से अगर रूट हटाए तो यहाँ पे देखो 3 तो √3 ऐसे कैसे आ गया, √4 का कितना हो जाएगा 2, तो √3/2 इसका मान हो जाएगा D1 का। ठीक है, ये D1 का मान आ गया हमारे पास समीकरण 17। समीकरण 17 समीकरण 17। इसके बाद देखो आगे समीकरण जो 10 है, समीकरण 10 में
A1 A2 A1 A2 D1 के मान रखने पर, D1 के मान रखने पर तो देखो क्या हो जाएंगे समीकरण जो है हमारे पास क्या है 10 0 बराबर A1 A2 प्लस D1 D2, यही है हमारे पास समीकरण 10। तो देखो 0 बराबर A1 का क्या हो गया 1/2, A2 का भी क्या हो गया 1/2 प्लस D1 का मान कितना है हमारे पास √3/2 इंटू D2 ये D2। ठीक है यहां तक का। तो करो इसे सोल्व, कितना आता है बताओ मान फटाफट इसका सोल्व करके। देखो क्या हो जाएगा √3/2 D2 बराबर कितना हो गया, गुणा किया तो कितना हो जाएगा, अगर ये बराबर और इसको इधर भेज दे तो माइनस में कितना हो गया 200, 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस 1/4 माइनस 1/4। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 √3 माइनस में समीकरण यह आएगी 18। देखो 2 से 4 कट जाएगा ना 2 बार, 2√3 आ जाएगा समीकरण 18। आगे देखो समीकरण 11 में A1 A3 समीकरण 11 में A1 A3 D1 A1 A3 D1 के मान रखने पर तो देखो समीकरण 11 क्या है, समीकरण 11 A1 A3 D1 D3 यही है समीकरण 11। तो समीकरण 11 0 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 11 0 बराबर A1 का मान कितना 1/2 और A3 का मान भी कितना 1/2 और प्लस D1 का मान कितना है हमारे पास 1/2√3 और ज्ञात क्या हो जाए, क्या बचा हमारे पास D3 बचा, इंटू क्या कर देंगे D3, ये हो गया D3। इसको सोल्व कर दो जिसमें हमारे पास D3 का मान भी आ जाएगा। D1 का हमें ज्ञात कर लिया, D2 का ज्ञात कर लिया, D3 का आ जाएगा। इससे करो सोल्व, इसको कितना आ जाएगा तो देखो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये √3/2 D3 बराबर इसको गुणा करेंगे तो भाई -1/4। अब निकाल दो आसानी से मान कितना हो जाएगा D3 बराबर 1/4 इंटू ऊपर चल जाएगा 2/√3 हो जाएगा। वापिस काट दो, कितनी बार कट रहा है 2 से 2 बार, तो कितना हो गया 1/2√3 D3 बराबर 1/2√3 समीकरण 19 समीकरण 19 समीकरण 19 आ गया। आगे देखो समीकरण 12 में A1 A4 व D1 के मान रखने पर तो देखो समीकरण 12 क्या है हमारी
समीकरण जो 12 है वह क्या है हमारी, 0 बराबर a1 a4 प्लस d1 d4, a1 a4 प्लस d1 d4, 0 बराबर a1 का मान कितना 1/2, a4 का मान कितना 1/2 प्लस d1 का मान कितना है हमारे पास, d1 का मान बताओ कितना है हमारे पास, d1 का मान आया 1/2√3, 1/2√3। तो उल्टा करके लिख देते हैं इसको सीधा यहीं पे, क्योंकि बाद में भी करेंगे। तो कितना हो गया 3√3/2 इंटू d4, तो d4 बराबर क्या हो जाएगा, d4 बराबर इसको गुणा करेंगे तो -1/4 इंटू 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और √3 नीचे किया ना। अभी यहाँ पे इधर लाएंगे फिर करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। कितना हो गया 2 से 2 कट गया, तो d4 बराबर कितना आ गया हमारे पास 1/2√3। ये आ गया हमारे पास समीकरण 20, समीकरण 20। तो देखो समीकरण 20 तक हमें ज्ञात कर लिया। अब आगे के जो इसके मान देखो, a1 के पूरे मान आ गए हमारे पास, d के पूरे मान आ गए। अब आगे क्या बचा हमारे पास, b और c जो प्रायिकता गुणांक है हमारे b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4, इनके मान है हम अगली क्लास में निकालेंगे। हाँ बेटा यहाँ पे भूल गए माइनस लगेगा, माइनस लगेगा सब में, माइनस कर लेना, माइनस छोड़ दिया हमने यहाँ पे माइनस, और ये -d3 और एक होता d1 का, उसमें भी माइनस कर लेना, माइनस रहेगा सही है। हाँ हो गया, हो गया। ठीक है। तो अब आगे के जो मान है हमारे बी के और सी के, b1 b2 b3 b4 c1 c3 c4, ये अभी बहुत सारा है तो काफी टाइम हो जाएगा, काफी लंबी क्लास हो जाएगी, तो यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। बाकी का जो आगे का इसका हम कल देखेंगे। तो समीकरण 20 तक का देखना एक बार वापस, और इसमें जो तुम्हारे लिए मैंने एसपी संकरण बताया था उसमें समाकलन, प्रसामान्यकरण और लंब कोणीयता की जो शर्तें लागू करके निकाला था, पूरा सोल्व करवा रखा है। तो उसको अच्छे से करना ताकि तुम्हें ये भी आसानी से सोल्व कर सको तुम। अगर तुम्हें मान लो जैसे मान ध्यान नहीं रहे तो फिर कैसे निकालोगे, तो वो वहां पे उनको सोल्व करना एसपी संकरण को, ताकि तुम्हें अच्छे से इनके निकालना आ जाए, रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है। देखो अपने कल जितनी भी डेफिनेशन बताई थी आपको, आधारी हल, आधारी सुसंगत हल, ठीक है। आधारी हल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कल बताया था आपको x b से बराबर b इनवर्स b। अब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे अपन। प्रॉब्लम देखते हैं इसके अंदर, तो प्रॉब्लम लिखते हैं इसके अंदर। देखो आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, निम्न समीकरण निकाय के सभी, आधारी हल वाली प्रॉब्लम है इसमें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये अपन को अच्छी तरह सीखना है, क्योंकि आगे सिंप्लेक्स मेथड से जो अपन कैलकुलेशन करेंगे उसमें अपन को आधारी हल, आधारी सुसंगत हल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल के रूप में आगे बड़े सिंप्लेक्स मेथड या ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड अपन पढ़ेंगे। पहले देखो आप इसका क्या निकालना है अपन को, निम्न समीकरण निकाय। समीकरण निकाय वाला आपको अगर बताया था मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ax बराबर b। निम्न समीकरण, निम्न समीकरण निकाय, निम्न समीकरण निकाय के
निम्न समीकरण निकाय के सभी आधारी हल ज्ञात कीजिए, मतलब बेसिक सॉल्यूशन ज्ञात करना है इसका। निम्न समीकरण निकाय के सभी आधारी हल ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, निम्न समीकरण निकाय के सभी आधारी हल ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि ये, तथा दर्शाना भी है इसको, तथा दर्शाइए तो दर्शाइए कि ये है कि ये, तथा दर्शाइए कि वे सभी नॉन डिजेनरेट हैं। नॉन डिजेनरेट है। अब आपको गिवन क्या है, देखो आप इक्वेशन दे रखी है दो, x1 प्लस 2x2, ये निकाय दे रखा है x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल 4। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे को, 2x1 प्लस उसके आगे क्या दे रखा है आपको x2 प्लस 5x3 बराबर क्या दे रखा है आपको 5 दे रखा है। ये गिवन है आपको, ये समीकरण निकाय दे रखा है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ax बराबर b। ठीक है, यहां पर a क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। a बनेगा आपको मैट्रिक्स के अंदर 1 2 2 1 और 1 5। क्या बनेगा आपके 1 2 2 1 और 1 5, जिसको अपन क्या मान लेंगे, अपन पहले अवयव को तो मान लेंगे अपन अल्फा 1, दूसरे अवयव को मान लेंगे अपन, दूसरा वाला जो अवयव होगा उसको मान लेंगे अल्फा 2, और तीसरे को मान लेंगे अपन अल्फा 3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन, अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स रूप में लिख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स रूप में इक्वेशन क्या आएगी, ax बराबर b की फॉर्म में लिखना है, ax बराबर किसके रूप में लिखना है अपन को, b की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, सबसे पहले जो गिवन चीज है उसको लिखते हैं, फिर बाद में लिखेंगे इसको। गिवन क्या है आपको, x1 2x2 x3 इक्वल 4, 2x1 x2 प्लस 5x3 इक्वल 5। ठीक है, मैट्रिक्स रूप में क्या आएगा ये, मैट्रिक्स रूप में हो गया ax बराबर b। ये आपको बताया था मैंने, इसको स्टार लगा लो, ax बराबर b लिख दिया। यहां पर a का मतलब कितना है, यहां कैपिटल A बराबर क्या है, 1 2 2 1 1 5। इसको अपन क्या मान लेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। ठीक है, 1 2 2 1 1 5, इसको अपन ने मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। ठीक है, जहां अल्फा 1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1 2 को, अल्फा 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 1 को, और अल्फा 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 5 को। ठीक है, ये मैट्रिक्स समीकरण निकाय था, उसको अपन मैट्रिक्स रूप में लिख लेंगे ax बराबर b। a का मतलब ही आ जाएगा, अब x के जो अवयव है, x की जगह कितना आएगा आपके, x ही आएगा, x क्या आएगा, तथा x बराबर कितना, x1 x2 x3, और b इक्वल कितना है अपने पास 4 4 5। ठीक है, ये अपने इक्वेशन समीकरण निकाय से मैंने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तुलना कर ली। इसमें x1 x2 x3 दे रखा है, तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x1 x2 x3। अपन जानते हैं बराबर के इधर क्या दे रखा है, स्मॉल b दे रखा है, स्मॉल b की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 और 5, 4 और 5 लिख दिया।
और जो आपको गुणांक दे रखे हैं A11 की जगह कोफिशिएंट कितना है इसका 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। A12 की जगह इसका गुणांक कितना दे रखा है 2 दे रखा है जो 2 लिख दिया। A13 इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है 1 दे रखा है तो 1 लिख दिया। A21 इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है यहाँ पर 1 आना चाहिए, ठीक है 2x1 आएगा वहां पर, कितना आएगा 2x। तो इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है 2 है तो 2 लिख देंगे। इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है 1 तो 1 लिख देंगे। इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है गुणांक ये लिख दिया। अब यहाँ पर अपन ने इन तीनों के प्रत्येक स्तंभ वाले जो दे रखे हैं C1 C2 C3, स्तंभ वाला C1 C2 C3, तो C1 को तो मान लिया मैंने α1, C2 को तो मान लिया मैंने α2 और C3 को क्या मान लिया मैंने α3, या अपन ने इसको मान लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट। वह यहां α1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम नंबर C1 को 1 2, α2 कॉलम नंबर C2 को 2 1, α3 कॉलम नंबर C3 को 1 5, ठीक है। यह हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे, इसके मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, तो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, NCM से निकाल लेंगे। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जो वेरिएबल है n की वैल्यू कितनी है 3 और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। n की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी है 2, तो कितने निकलेंगे इसके अंदर 3 निकलेंगे, ठीक है। कितने निकलेंगे अपने पास 3 निकलेंगे। अब लिखते हैं लैंग्वेज में, निकाय के लिए जो समीकरण निकाय दे रखा है लैंग्वेज में लिख दें। निकाय के लिए कल फॉर्मूला बताया था ना आपको, उसको फॉर्मूले को निकाय के लिए अधिकतम आधारी हल निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। कितना आएगा NCM, तो कितना होगा, n का मतलब 3 और इसका मतलब 2 आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा आपके 3, कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। अधिकतम बेसिक सॉल्यूशन कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इसके अंदर 3 आधारी हल, अतः 3 आधारी हल विद्यमान, अतः 3 आधारी हल विद्यमान। n कितने अपने पास वेरिएबल कितने दे रखे हैं 3 दे रखे हैं, और m2 कितना दे रखा है आपके पास 2 दे रखे हैं आपको, तो कितना जाएगा ये n की जगह 3 जाएगा, m की जगह कितना जाएगा 2 जाएगा। 3 आधारी हल विद्यमान हो सकते हैं, अतः 3 आधारी हल विद्यमान हो सकते हैं। ठीक है, अतः आधारी हल, देखो अतः आधारी हल क्या लिखेंगे अपन, अतः हल के आधार हेतु α1 α2 α3 में से 2 का चयन निम्न समुच्चय से करते हैं अपन, ठीक है। जैसे B1 लेना है आपको, α1 α2 ले लेंगे, ठीक है, और B2 लेना है तो क्रम से ले लेंगे, α1 α3 ले लेंगे, और दूसरा अपन को B3 लेना है तो α2 α3 ले लेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, अब लिख लें इसके अंदर, माना B1 यहां तक हो गया, इसका 3 आधारी हल लेने हैं तो उनका चयन इस प्रकार करना है अपन को। तो अपन आधारी हल लेंगे तो उनका चयन किस प्रकार करें, देखो आप, माना जैसे B1 है तो B1 क्या लूंगा मैं B1 ले लूंगा α1 α2,
B2 क्या ले लूं मैं, अल्फा 1 अल्फा 2 ले लिया मैंने, ठीक है। 2 हो गया आपके पास, B2 कितना ले लें अपन, B1 ये हो गया, तो B1 B2 क्या ले लूंगा मैं, अल्फा 1 अल्फा 3 हो जाएगा। और B3 के ले लेंगे, 3 का चेन करना है आपको, अल्फा 2 और अल्फा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 1 अल्फा 3, ठीक है। अब इन तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, चूंकि B1, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन है, आपने B1 निकालना है आपको, तो B1 के लिख लेते हैं अपन, मैट्रिक्स है ये, इसकी सारणी की सहायता से निकाल, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो B1 निकालना है, तो B1 के लिए क्या होगा, मोड 1 0, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1 0, 1 0 ले लेंगे, नहीं 1 0 नहीं 1 2, 1 2 था, क्या था 1 2, 1 2 था, 1 2 और 2 1, तो कितना हुआ ये 4 माइनस 1 3, तो नॉट इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद B2, B2 कितना है 1 2 और 1 5, तो 5 माइनस 2 3 नॉट इक्वल 0, और B3 कितना आ जाएगा, B3 हो जाएगा 2 1 और 1 5, तो 10 माइनस 1 मतलब 9 नॉट इक्वल 0, ठीक है। इसे निकाल लेंगे, इसके अंदर B1 B2, सारणिक को सोल्व करा अपन ने 2/2 को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना हो गया 4 हो गया, 4 माइनस 1 कर देंगे तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा, 5 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका -3 आएगा, पहले इसको इससे कर देंगे फिर इसे कर देंगे, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया B1 B2 B3 निकल गए। अब इसके बाद लैंग्वेज में लिखेंगे, आता B1 B2 B3, अतः B1 B2 B3 लैंग्वेज में लिख दूं, अतः B1 B2 B3, बेसिक सॉल्यूशन आधारी हल, अतः B1 B2 B3 आधारी हल हेतु 3 आधार हैं, इनके संगत आधारी हल निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो x b इक्वल b इनवर्स b, ये फॉर्मूला लिख लो, x b इक्वल कितना आएगा b इनवर्स b, ठीक है। x b इक्वल कितना आएगा b इनवर्स b। अब अपन को निकालना है x b b1 निकालना है, स्टार लगा दिया। अब पहला पॉइंट देखो, आप पहला निकालते हैं अपन फर्स्ट, x b1, ठीक है। x b1 के लिए क्या होगा, x b1 के लिए निकालते हैं, x b1 कितना आएगा b1 इनवर्स b, x b1 b आ जाएगा, x b1 कितना आएगा, x b1 बराबर b इनवर्स b, ये हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो x b1 के लिए कितना जाएगा, x1 x2 हो जाएगा, यहाँ पर b1 है तो कितना आएगा x1 x2 हो जाएगा, x1 x2 बराबर b इनवर्स। तो पहले अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ ये लिख देते हैं, अब इसके नीचे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट
ये कितना हो जाएगा x1 x2 बराबर b इनवर्स, तो b1 हो रहा इनवर्स है, तो इसका एडजॉइंट एंड निकलेगा मैट्रिक्स प्लस मॉड एडजॉइंट एंड निकलेगा इसके अंदर और सब कोफिशिएंट निकलेगा, तो इसका एडजॉइंट एंड मैट्रिक्स निकाल लिया। इसका कितना आएगा आपके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट b और b1 का मोड डॉट b, क्या आएगा इसके आगे, ठीक है। ये इसको अपन इधर लिख देते हैं फॉर्मूले को, ताकि ये तो आपका स्टार हो गया बेसिक फॉर्मूला, तो ये आपके पास अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये x1 x2 हो गया। अब ये निकालना है तो एडजॉइंट b1 और b1 का मोड डॉट b। अब एडजॉइंट b1 कितना आएगा, चिन्ह चेंज कर देते हैं अपन, कितना आएगा, चिन्ह चेंज कर देते हैं, विपरीत चिन्ह हो जाएंगे इसके b1 के, कितने हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, -2 जाएगा इसका और -2 जाएगा, 1 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 5 दे ही रखा है आपका, ठीक है। कितना जाएगा, इधर लिखते हैं इसको, दिस इंप्लाइज दैट x1 x2 ये कितना था, -1/3 -1/3। अब मैट्रिक्स से ये चेंज नहीं होता, -2 और ये कितना जाएगा, -2, ठीक है, -2, ठीक है। ये निकाल लिया अपन ने, 1 1 आ गया। अब अपने पास b1 क्या था, 1 0, अपन ने अप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b की वैल्यू कितनी है, b 4 5, b कितना है मेरे पास, 4 5, -1/3 चल ही रहा है आगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके अपन देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो कितना हो गया आपके पास 4 -1/3, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कर लेंगे इसको, दोनों मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास कितना आया, ये इसको 3 का भाग लगा देंगे, ये बन जाएगा आपके 2/1, कितना बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा, ठीक है। जो किसके इक्वल आ जाएगा, α1 के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, ये α1 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन, ठीक है। आपको बेसिक फॉर्मूला ये ध्यान रखना, एक्स बी इक्वल बी इनवर्स बी, अपन को b1 b2 b3 के लिए कैलकुलेट करना है, तो पहला पॉइंट डाल के b1 के लिए अप्लाई किया, b1 इनवर्स b, b1 का मतलब कितना वेरिएबल था, x1 और x2 था, x1 x2 लिख दिया, एडजॉइंट b1 b फॉर्मूला ये लिख दिया, -1/3, इसका चिन्ह चेंज कर दिया, मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा, 2 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं, x b2 बराबर b2 इनवर्स b, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 x3 इसका कितना निकला था, 1/3, और इसका चेंज क्या होंगे, 1 -2 1, ठीक है, ये -1 -2, और इसका b कितना था, इसको सोल्व करेंगे तो अपने कितना आएगा, 1/5, 1/-5 कितना आएगा, 1 और -5, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, उल्टा लिख दिया मैंने, 5 -1 कितना आएगा, 5 -1 -2। तीसरा पॉइंट क्या लिखे अपन, तीसरा x b3 इनवर्स b, तो दिस इंप्लाइज दैट x2 x3, और ये कितना आया, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, वो एडजॉइंट ए वाला डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, वहां पर एक्सप्लेन यहाँ कर दिया था मैंने, तो कितना आएगा, 1/9, कितना आएगा, 1/9, और इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 -1 5, और ये कितना है, 4 4 5, 2 -1 2 कोई था ये b3, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना, चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2 5 है तो 5 2 जाएगा, इसका 5 1 लिखा है कि नहीं लिखा अपन ने, एक मिनट वो चेक कर लेते हैं एक बार, अगर गलती होगी तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ अपन ने देखा b1 में विपरीत चिन्ह हो जाता है, तो -2 सही है ये,
B2 पे आ जाते हैं, B2 का है अपने पास 1125। तो अपन के 11 करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना है अपन को। ये कितना हो जाएगा, ये चीज तो सही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 1, ये -1 और ये -2। ठीक है, ये हो गया आपके पास। क्या हो गया अपने पास, अब लिख दें लैंग्वेज में -1 -2 और इसको लिखेंगे अपन, मतलब ये दे रखा है अतः सभी आधारी हल A B C D। तो ये चीज क्या होती है A B C D, ये चीज चेंज करनी है आपको, और क्या चीज चेंज करने हैं। अब जैसे यहाँ देखो ये 1 दे रखा था, ये 2 5 दे रखा था, तो 5 ये चेंज हो जाएगा, 5 1 की जगह चला जाएगा, 1 किसकी जगह जाएगा, 5 की जगह चेंज हो जाएंगे दोनों के, -1 हो जाएंगे। अपन ने यही तो करा है यहाँ पर, 5 1 कर दिया, -1 -2 कर दिया। इसको कैलकुलेट करा तो कितना है 5, अब 5 -1 2। इसी प्रकार तीसरे वाले में क्या आएगा, पहला क्या बना 2 1 0, तीसरा वाला क्या था 2 1 0, यहाँ 2 हो जाएगा, दूसरा -1 या -1, तो 4 5 इक्वल कितना बचेगा आपके 5 5 -0 -1 आ गया, -1। तीसरा क्या बना, सब सोल्व करा तो अपने बनेगा 5/3। दूसरा क्या बना अपने पास 5 0 -1, और तीसरा क्या बना, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इसको तो इसकी जगह पहुंचाना है, इसको इसकी जगह पहुंचाना है, यहाँ विपरीत चिन्ह कर देना है आप। जैसे आपने लिखा है 1 समझिए कैसे लिखा, और यहाँ पर x1 x2 निकालना है आपको, तो x1 का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है 1 1 x3 नहीं है, 1 की जगह 1 चल जाएगा, यहाँ पर उसकी जगह और x3 है, कितना जाएगा 1 का मान कितना है 5 है, और 2 x2 नहीं है तो x2 की जगह 0, x3 की जगह कितना आएगा -1 चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कितना x2 x3 है, तो x1 की जगह 0, x2 की जगह 5/3, अपन ने जो निशान लिख दी थी 1 2 2 1, ठीक है। ठीक है, अब इसमें अपन को बताना था कि दर्शाइए कि वे सभी नॉन डिजेनरेट हैं। ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी लिख दें, देखो चूंकि, इसको मिटा दें, देखो चूंकि किसी आधारी हल में, तो चूंकि किसी देखो चूंकि किसी आधारी हल में एक से अधिक चूंकि किसी आधारी हल में एक से अधिक चर का मान, एक से अधिक चर का मान 0, चूंकि किसी आधारी हल में एक से अधिक चर का मान 0 नहीं है, एक से अधिक चर का मान 0 नहीं है, अतः सभी आधारी हल डिजेनरेट हैं। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। एक रिमार्क डाल के लिख लेते हैं इसमें, रिमार्क लिख लेते हैं, रिमार्क इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं अपन। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई अपनी, एक रिमार्क लिखते हैं, बार बार कुछ प्रॉब्लम आए तो रिमार्क ध्यान रखना है। देखो चूंकि डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक से अधिक नहीं है, तो क्या हो रहा है, ये अस्पष्ट है, नॉन डिजेनरेट है, और एक से अधिक आ जाएगी आपके पास तो क्या जाएगी, कम से कम एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्यों नहीं 0 आनी चाहिए। डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन में
B1 जैसे अपन ने निकाला B1 B2 B3, तो B1 B4 B6 कम से कम एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, और एक से अधिक होगा तो नॉन डिजेनरेट होगा। अपन ने लिखा है ना, किसी आधारी हल में एक से अधिक चर का मान शून्य नहीं है, अतः सभी आधारी हल अस्पष्ट है। तो डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में बेसिक डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन में एक से अधिक चर का मान शून्य हो। ठीक है, एक से अधिक चर का मान क्या हो, शून्य हो। दूसरा, और नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल क्या होगा, कम से कम एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक से अधिक कम से कम एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। कम से कम एक से अधिक चर का मान क्या है, शून्य नहीं है, और कम से कम एक वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी 0 आनी चाहिए, तो वो क्या होगा आपके पास, नॉन डिजेनरेट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। ये लिख दिया मैंने आपके। अब प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं, इसके अंदर देखते हैं आगे। और ठीक है, ये एग्जाम में भी आई हुई है, अब जो प्रॉब्लम कराऊंगा। देखते हैं इसमें, देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्न निकाय के लिए फिजिबल सॉल्यूशन x1 x2 x3 और z एक आधारी हल नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुई है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्न निकाय, सिद्ध कीजिए कि निम्न निकाय के लिए सिद्ध कीजिए कि निम्न निकाय के लिए फिजिबल सॉल्यूशन x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x3 बराबर 1, z बराबर 6 एक आधारी हल नहीं है। एक आधारी हल नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आपको जो दे रखी है, सिद्ध कीजिए कि निम्न निकाय के, अब निम्न निकाय कौन सा है आपका, वो देखते हैं अपने पास। निम्न निकाय के लिए निकाय दे रखा है आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2, और x1 माइनस x2 माइनस x2 प्लस x3 बराबर x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 2, और 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 बराबर z मिनिमम।
ठीक है, जेड दे रखा है आपको, ये दे रखा है, जेड दे रखा है आपको 6 दे रखा है, जेड वैल्यू बराबर कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो अपन जेड की वैल्यू बाद में अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। मिनिमम दे रखा है ये। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है आपको, ये तीनों इक्वेशन दे रखी है, इसको गिवन में लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। उसके बाद अपन 0 जेड कर देंगे, क्या कर देंगे, जेड की वैल्यू दे रखी है, इसको उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में जाएगा, इधर जेड मौजूद नहीं है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन 0 डॉट जेड लिख देंगे, फिर मैट्रिक्स के रूप में बनाएंगे। तो देखो आप ये सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, आपको गिवन निकाय क्या दे रखा है, गिवन निकाय ये निकालना है आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2, x1 माइनस x2 प्लस x3 बराबर 2, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 बराबर z, ये गिवन है आपको नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये दे रखा है, इसको मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। सबसे पहले इसको अभी दे रखा है आपको, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट लगाएंगे अपन, इसको कैसे लिख लेंगे, स्टेप चेंज करेंगे यहाँ पर, इसको ये लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0 डॉट जेड 2, x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 0 डॉट जेड बराबर 2 माइनस जेड बराबर 0, और कितना आएगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, ये नई इक्वेशन बना दी। जेड कोफिशिएंट है, इसको इधर लिया है, 0 हो गया, यहाँ जेड का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। मैट्रिक्स रूप में लिख देंगे इसको, क्या है मैट्रिक्स रूप, ए एक्स बराबर बी स्टार, दिस इंप्लाइज दैट, ए का मतलब कितना है यहां पर, ए अपने पास है 1 1 2 1 माइनस 1 3 1 1 4 0 0 माइनस 1 x1 x2 x3 z, और b कितना है 2 2 0, ठीक है। ये आ जाए, z की कोफिशिएंट आ जाएगा 0 0। अब इसके बाद क्या होगा, 0 0 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें अपन, ये हो गया आपके पास, तो मैं दिस इंप्लाइज दैट, इसको इधर लिख देते हैं, यहां a बराबर 1 1 1 0 1 माइनस 1 1 0 2 3 4 माइनस 1, ये आपको दे रखे, इसको मैं मान लेता हूं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4, ये मान लिया अपन ने नंबर 3, ठीक है। कैपिटल X की जगह कितना है, x1 x2 x3 और z, स्मॉल b की जगह कितना है 2 2 0, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन निकालना है इसका 2 2 0, ये लिख लिया अपन, ठीक है। x बराबर b। अब दिए गए सुसंगत हल, सुसंगत हल दे रखा है आपको, गिवन है x1 बराबर 1 x2 बराबर 0, गिवन है,
जो गिवन है आपको सुसंगत हल है x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x3 बराबर 1 और z बराबर 6 में तीन चरों के अशून्य मान हैं। में तीन चरों के अशून्य मान है, अतः ये एक आधारी हल हो सकता है। तीन चरों को क्या है, एक तो है तीन चरों के क्या है अशून्य मान है, इसलिए आधारी हल। यदि अशून्य चरों के संगत गुणांक सदिश अल्फा 1 अल्फा 2, तो अपन ने क्या लिया अल्फा 1 अल्फा 3 तीन चरों के, लैंग्वेज में लिख लें इसको, पहले यहां तक तो लिख लिया अपन इसको, उसके बाद देखो आप देखो, चूंकि पूरे पूरे सवाल को समझे अपन। सबसे पहले अपन ने क्या करा है, जो निकाय गिवन है अपन को क्वेश्चन के अंदर समीकरण के रूप में, उस निकाय की सहायता से मैंने उसको मैट्रिक्स रूप में लिखा ax बराबर b के फॉर्म में, जहां पर a क्या है उसको बताया मैंने, कोफिशिएंट के रूप में बता दिया, आपको मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया a ये रहा 1 1 2 1 -1, इसको मान लिया मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ठीक है। इसी प्रकार x बता दिया, इसके बाद अब अपन को जो गिवन वैल्यू दे रखी है उसको एक्सप्लेन करके कैलकुलेट करना है अपन को ना। तो क्या लिखें, चूंकि दिया गया है, क्या दे रखा है आपको, गिवन है, उस चीज को अपन लिखेंगे चूंकि दिया गया है सुसंगत हल, चूंकि दिया गया है सुसंगत हल, चूंकि दिया गया है सुसंगत हल, गिवन है आपको क्वेश्चन में पहले से ही, क्या गिवन है x1 बराबर 1, x2 बराबर 0 और x3 बराबर 1 और z बराबर 6, यह आपको गिवन है। x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x3 बराबर 1 और z बराबर 6, चार दे रखे में, सुसंगत हल दे रखे चारों में। तो मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं, क्योंकि दिया गया है सुसंगत हल x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x3 बराबर 1 और z बराबर 6, इस तरह जमा लेते हैं, ठीक है, क्रम से जमा लेते हैं इसको। x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x3 बराबर z बराबर में तीन चर अशून्य, में तीन चरों के मान, में तीन चरों के मान अशून्य मान है, एक शून्य है लेकिन तीन तो क्या है इसके अंदर अशून्य है, में तीन चरों के मान अशून्य नॉन जीरो मान है, में तीन चरों के मान क्या है अशून्य मान है, इसलिए यह एक आधारी हल हो सकता है, इसलिए यह एक आधारी हल हो सकता है। लोग इसलिए यह एक आधारी हल हो सकता है, ठीक है, इसलिए यह एक आधारी हल हो सकता है, ठीक है। अब जो अशून्य वाले नहीं हैं, जैसे ये तो शून्य आ गया, तो शून्य वाला कौन सा है अपने पास x2 बराबर 0, जो अशून्य है उनको मान के चलेंगे x1 x3 और x4 को, x1 x3 और x4 को। यदि अशून्य चरों के संगत
यदि अशून्य चरों के संगत गुणांक सदिश अल्फा 1, अल्फा 3 व अल्फा 4, अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 4, इसको अपन ने काट दिया क्योंकि ये शून्य है। अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। माना लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, माना लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं, वहाँ क्या होगा, अल्फा 1, लैम्डा 1 और अल्फा 3, लैम्डा 2, अल्फा 4, लैम्डा 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 1, अल्फा 1 क्या है मेरे पास, मिटा दिया मैंने, तो चेक कर लेते हैं क्या है। अल्फा 1 क्या था मेरे पास, 1 1 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या थी, उससे अपन की करेक्ट गलती नहीं होगी, 1 1 2, 1 1 2, उसके बाद 1 -1 3, 1 -1 3, उसके बाद 1 1 4, उसके बाद 0 0 -1, 0 0 -1। ठीक है, 0 0 -1, तो ये क्या था अल्फा 1, ये क्या था अल्फा 2, ये क्या था अल्फा 3, ये क्या था अल्फा 4। इसको डिलीट कर दो। अल्फा 1 पूछ रहा है अपन को 1 1 2, लैम्डा 2, अल्फा 3 ये रहा 1 1 4, और अल्फा 4 और लैम्डा 3 और अल्फा 4 0 0 -1। ठीक है, 0 0 -1 बराबर 0 0 0। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों इक्वेशनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। पहली क्या बनेगी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 0 लैम्डा 3। दूसरी क्या बनेगी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 0 लैम्डा 3। तीसरी क्या बनेगी, 2 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 0 0 0। ठीक है, ये बन जाएगी आपके पास। अब क्या करें अपन, तीनों इक्वेशनों की सहायता से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू कैलकुलेट करें। इधर मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर 0, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर 0। तीसरी क्या बनेगी, 2 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 बराबर 0। पहली इक्वेशन क्या बनी है अपने पास, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर 0। ठीक है, यह अपने पास इक्वेशन बन गई। तो दिस इंप्लाइज दैट आपको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू याद करनी है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और लैम्डा 3। ठीक है, कितना आया, इसको करेंगे अपन, 3 इक्वेशन ली अपन ने, तो लैम्डा 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, लैम्डा 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लैम्डा 1 के लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कितना होगा, -2, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 1 -1, लैम्डा 2 1 और लैम्डा 3 2। ठीक है, तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई जो 1 है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 1 बराबर -1, लैम्डा 2 बराबर 1 व लैम्डा 3 बराबर 2। लैम्डा 3 बराबर कितना आ जाएगा आपके 2,
लेने पर इसको डबल स्टार लगा दो, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 लेने पर जो आपका रिजल्ट फर्स्ट है वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, 1 लेंगे, ठीक है। लेने पर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 1 बराबर -1, लैम्डा 2 बराबर 1 और लैम्डा 3 बराबर 2 लेने पर रिलेशन डबल स्टार क्या होगा, ट्रू होगा, सत्य होगा। नॉट इक्वल 0 आ रहा है, ये ट्रू होगा, 0 आ रहा है। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 के आगे आपके पास वैल्यू अलग आ गई, ट्रू होगा, सत्य रहेगा। इसलिए इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसलिए अल्फा 1, अल्फा 3 व अल्फा 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जो कि 0 नहीं आई यहाँ पर। इसलिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अतः दिया गया सुसंगत हल, अतः दिया गया सुसंगत हल, अतः दिया गया सुसंगत हल आधारी हल नहीं। तो इंपॉर्टेंट सवाल था, आधारी हल इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये सिद्ध करना था आपको। नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम, अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें काफी टाइम लगेगा तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, इसके बाद आएंगे आपके समुच्चय वाले डेफिनेशन आएंगी, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। तो प्रॉब्लम तो लिख लेते हैं, इसको कल सोल्व करेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, मिटा दें इसको। एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, निम्न एलपीपी का इष्टतम हल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। निम्न एलपीपी का निम्न एलपीपी का इष्टतम हल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, में से याद कीजिए। क्या दे रखी है आपको, मैक्सिमम अधिकतम क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है बराबर 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 7x4। प्रतिबंध क्या दे रखा है आपको, प्रतिबंध क्या दे रखा है, टू x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस 4x4 बराबर
8x1 माइनस 2x2 6x3 नहीं, अपन ने लेगा 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस 4x4 बराबर 8, x1 माइनस 2x2 x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3 प्लस नहीं माइनस 7x4 माइनस 3, ठीक है। और इसका ऋणोत्तर प्रतिबंध दे रखे हैं x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, x3 ग्रेटर देन 0 और x4 ग्रेटर देन 0, यह आपको प्रॉब्लम दे रखी। अब इससे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात करना है अपन को। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए तो इसमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, वही b1 b2 b3 b4 b5 निकालने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा सवाल है ये, थ्योरेटिकल सवाल है, इसको अपन कल वाली क्लास में करेंगे। तो आप प्रॉब्लम देख लो, उतार लो, इसको चेक कर लेते हैं। ये दे रखा है इसमें निम्न एलपीपी का इष्टतम हल इसके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में से ज्ञात कीजिए। ये गिवन है अपन को, इसकी सहायता से अपन को क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है।